स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड में। और हमारे साथ शो में शामिल होंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्वेदी और इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा। थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगी आईएफएल वेल्थ की अनु जैन, और साथ ही आज के खुले आईपीओ बीकाजी फूड्स की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी दीपक अग्रवाल और सीएफओ ऋषभ जैन। ये सब थोड़ी देर में। मार्केट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी वहीं आकर अटक रहा है, करीब करीब जैसे ग्रीन में आने की कोशिश करता है थोड़ी सेलिंग आ जाती है। बैंक निफ्टी में वो जो 41,300 का कॉल राइटर है वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है, लेकिन ऊपरी लेवल पर थोड़ी सी सेलिंग भी है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी है। अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं अब। गौरव, गुड मॉर्निंग, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या होगी आपकी फ्रेश ट्रेड्स यहाँ पर? गौरव सॉरी, सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अभी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए गौरव जी। हेलो, आवाज आ रही है? ओके गौरव, वापस पैच करते हैं एक बार जरा आपको। एक मार्केट पे एक बार वापस नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी आईटी एक बार जरा लेकर आइए, वो भी रिकवर हो गया एक्चुअली। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हालांकि अभी भी 1% नीचे है निफ्टी आईटी, लेकिन थोड़ा सा लोअर लेवल से वहाँ पर भी इस समय बाइंग आ रही है। टेक महिंद्रा अभी भी लेकिन 2% नीचे, अभी भी निफ्टी का टॉप लूजर वही है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन सभी स्टॉक्स में आज डिक्लाइन है। अच्छा, लेकिन एक और स्टॉक लेकर आते हैं, भारतीय एयरटेल का, इसमें भी बाइंग आ रही है। और एक्सिस बैंक, एक्सिस लेकर आइए जरा इंट्राडे। एक्सिस में वो जो बेन कैपिटल की सेलिंग आई थी उसके बाद थोड़ा प्रेशर आया था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो पूरी की पूरी सेलिंग शायद अब्जॉर्ब हो गई है और इस समय एक्सिस ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। मेरे चलिए आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एक्सिस इस पर ट्रेड करता हुआ करीब 44। एसबीआई अगर आप देखें इस पर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। एक बार जरा डायरेक्टर साहब मार्केट ब्रेथ फिर लिखे आइएगा, फिर अपने मेहमानों से बातचीत करनी शुरू करेंगे। मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, और निफ्टी आईटी में जो रिकवरी है वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो एडवांटेज दे रही कि नहीं दे रही है। मार्केट ब्रेथ लेके आइए प्लीज। एक बार कुछ देर पहले जब हमने देखा था तो 66 लॉन्ग्स थे। ये है एडवांस डिक्लाइन 1592 एडवांसेस डिक्लाइन अगर आप देखें 1096। प्लीज ब्रिंग इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। और डायरेक्टर साहब आशीष चतुर्वेदी जुड़ जाए तो मेरे को जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ गौरव बिस्सा इनफैक्ट जुड़ चुके हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और एक बार फिर इंडियन मार्केट्स ने आज प्रूव किया कि आई थिंक हमारा टेक्सचर कुछ डिफरेंट है, और अभी हम किसी प्रकार के ग्लोबल सेल ऑफ में या फिर गिरावट में पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। हाँ, निफ्टी आईटी ने थोड़ी सी पैरिटी अगर आप देखें एस्टेब्लिश की, बट निफ्टी बैंक बिल्कुल अछूते है। आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडस्ट्रीज को, और आपके दो कन्विक्शन कॉल्स? आशीष। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। देखिए मेरे हिसाब से बाजार में अच्छी स्ट्रेंथ है और बाय ऑन डिप्स का जो स्ट्रक्चर बाजार का बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट अब एक नया बेस आज बाजार ने बना दिया है 18,000। मेरे हिसाब से अब एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और इवेंचुअली मुझे लगता है 18,300 18,400 की ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी जाता हुआ मुझे नजर आता है। एक थीम जो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है वीरेंद्र, वो है डिफेंस थीम। हमने 4 स्टॉक्स अभी हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए, एचएएल, बीईएल, बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड। ये पूरी थीम हमें काफी प्रॉमिसिंग लगती है, पर अगर से एक स्टॉक मुझे इस पूरी थीम से चुनना हो तो मैं जाना चाहूंगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ, जो इस समय 971 पे ट्रेड कर रहा है। यहां पर 945 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1050 के लक्ष्य भारत डायनामिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। और पीएसयू बैंक हमें काफी पसंद है, तो मुझे लगता है ये पूरी थीम काफी अच्छी चलेगी। पीएसयू बैंक भी सीटीएफ पे हमने पहले भी कई बार बातचीत की, पर अगर से एक स्टॉक मुझे चूज करना हो तो मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। 576 पे समय स्पॉट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 568 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 600 रुपए के लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाइटन, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, इन सब में एक तेजी आ रही है। आशीष गुड मॉर्निंग, एक्सिस पर एक व्यू दीजिए अपना, एक्सिस बैंक पर। बिल्कुल अनुज, गुड मॉर्निंग। एंड देखिए एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से जो डिप इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद लगाई थी
खास तौर पे एक न्यूज फ्लो के बाद उसका अब एक कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो चुका है। 855 860 पे एक बढ़िया सपोर्ट जोन मुझे लगता है एक्सिस बैंक में देखने को नजर आएगा और इवेंचुअली स्टॉक मुझे लगता है ऑल टाइम हाई को जो कि 925 930 के आसपास बना था उसको क्रॉस करने की, रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल्स पर एक्सिस बैंक एक बाय है, 855 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 900 रुपए की अपसाइड शॉर्ट टर्म में एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पर, एक्सिस बैंक की जो ट्रेजेक्ट्री है 871, प्लीज स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब एक बार एक्सिस बैंक रखिएगा। और एक्सिस अगर आप देखें तो इस वक्त 872 ये अपने ऑल टाइम हाई इसका अगर आप देखें जो लास्ट वीक लगा था वो करीब करीब 918 के जोन में लगा था। इट्स 872 राइट नाउ। गौरव बिस्सा जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त और इंडस्ट्रीज को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग अनुज। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो पॉजिटिव ही है और जैसे अभी आशीष जी बात कर रही है 18,000 में जो है की लेवल है, साइकोलॉजिकल भी है, यहाँ पे पुट में भी कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है। तो 17,950 18,000 ये की सपोर्ट एरिया है। जब तक ये सस्टेन कर रहा है एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है 18,200 के लिए। 18,200 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक बार 18,350 के लेवल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो जब तक ट्रेंड स्ट्रांग है और स्ट्रक्चर जब तक पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से बड़ी मंदी के लिए यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए। ओवरऑल सेक्टर पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा है। आप चाहे बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप निफ्टी ऑटो ले लीजिए, एफएमसीजी ले लीजिए, सारे सेक्टर जो है फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा कोई बड़ा सेक्टर नहीं है हैवीवेट जो निफ्टी को ड्रैग करे। आईटी भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको आईटी में भी देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। और जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है उसमें से ही इसमें बनाए पोजिशन बनानी चाहिए। तो पहला जो होगा वो है ग्लेनमार्क फार्मा। फार्मा स्पेस अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने मिला है पिछले 5-7 दिनों में। हमने अपने क्लाइंट्स को उस पर रिपोर्ट भी बना के दी थी। और अभी ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा लग रहा है कि अच्छे कंसोलिडेशन के बाहर निकला है। यहाँ पे आप 405 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 440 केस में लक्ष्य होंगे। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है ओरेकल फाइनेंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में देखने मिला है और अभी यहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट से उभर के हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आप 2,880 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 3,100 का इसमें लक्ष्य होगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म टेक्सचर की बात करते हैं। हमारे साथ हैं आईआईएफएल वेल्थ की अनु जैन। और अनु जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपका समय निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए। तो मार्केट में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि डीकपलिंग तो अब प्रूव हो चुकी है एक तरीके से। मतलब इतनी बड़ी यूएस मार्केट की गिरावट के बाद भी हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। तो अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से अच्छा रिटर्न देगी इंडियन मार्केट? नमस्कार अनुज। जहां तक कि मार्केट का सवाल है, जो आज की ओपनिंग थी वो एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था। एंड अगर आप देखें तो वो आउट परफॉर्मेंस चल ही रहा है। मुझे जहां तक अंदाज लगता है कि यूएस मार्केट्स थोड़ा और करेक्टिव मोड में जाएंगे। आप शायद एसएनपी को 3500 पे वापस देखेंगे। तो उनके साथ भले ही हम आउट परफॉर्म करें, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ भी आ सकता है। आज हम 18,000 होल्ड कर रहे हैं, अगर आज एक्सपायरी के बाद भी हम होल्ड कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा साइन है। बट मेरे ख्याल से आप शायद एक अटेम्प्ट 17,700 17,600 पे जब वो गिने तो शायद कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बोला था 1-1.5 महीने पहले, कि ये डिप्स अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। आपको अपने टारगेट स्टॉक्स और उनके टारगेट रेट्स अंदाजे से लगा के रखने चाहिए, जो गिरावट में लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप शायद एक 3-4% का करेक्शन देख सकते हो। आज नहीं, आज शायद प्रोबेबली शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए एंड में, अगर 18,000 होल्ड करे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको एक 5-7% ऊपर का इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स दिख सकता है। सेक्टर्स वही रहते हैं, आपका बैंकिंग बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से आईटी ने एक शॉर्ट टर्म या एक बॉटम बना दिया है। अगर वापस गिरता है तो आईटी एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा खरीदने के लिए। जैसे कि अभी आप गौरव बोल रहे थे, फार्मा ने भी कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन दिखा दी है। तो ये जो सारी चीजें एक साथ एक कलेक्टिव आ रहा है, वो 18,400 18,600 के आसपास जाने का एक बेस बना रहा है। 400 18,600, तो 18,600 तो हमारा ऑल टाइम हाई भी था। लेकिन तो अनु जी, बैंक निफ्टी क्लियरली ऐसा लग रहा है कि शायद अपना ऑल टाइम हाई पहले लगाए निफ्टी से, क्योंकि
निफ्टी आईटी अभी भी थोड़ा नीचे ही है डिस्पाइट द रिकवरी। तो बैंक निफ्टी में टेक्निकली आपको नेक्स्ट टारगेट्स यहाँ पर क्या लग रहे हैं? लग रहा है कि एक इंडेक्स 45,000 की तरफ जाने को तैयार है अगर थोड़ा सा लंबा व्यू हो तो? देखिए, अगर 42,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है टेक्निकली। अगर आप देखेंगे तो HDFC ट्विंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस रहा है, एंड आपने पिछले 10-12 दिन में एक उसमें एक बाइंग देखी है। मेरे ख्याल से फंडामेंटली जो वहां पे अब आ रहा है एक क्लोज इवेंट अगले 6 महीने में, कि अब लोगों को एक उनका जो मर्जर का डेट है या मर्जर के टर्म्स है वो क्लैरिफाई होते हुए दिखेंगे। और जैसे ही वो क्लैरिटी मिलेगी, मेरे ख्याल से एक शिफ्ट जो HDFC से बेच के और दूसरे स्टॉक्स में गया था, अगर वही एलोकेशन टू बैंकिंग भी रहा तो थोड़ा वापस आएगा। एंड आई थिंक राइट नाउ बैंक निफ्टी में जो मेरे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है वो HDFC ट्विंस है। एंड 42,000 क्रॉस करने के बाद आप एक 44,000 का भी एक टारगेट बनता है। तो आप 45 बोल रहे हो, मैं 44 बोल रही हूँ। उस लेवल के ऊपर वो एक 2-2.5% क्या फर्क है, मेरे ख्याल से वो रहेगा। और एक इंडियन इकोनॉमी को प्ले करने के लिए आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्रॉक्सी। तो इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे कोई भी FI आएगा जिसको पार्टिसिपेट करना है, वो इस लेवल पे भी अगर वापस आता है तो मेरे ख्याल से बैंकिंग इज द प्लेस। एंड इसीलिए बैंकिंग इतना हिट भी लिया था कि FII होल्डिंग्स इतनी स्ट्रांग थी, और जब निकलना था तो इसी पे ज्यादा जोर लगा था। तो मेरे ख्याल से ये ऑपोजिट साइड पे भी एक बेनिफिट देके 44,000 दे सकता है। एंड उसी का आंकड़ा लगा के मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर जब वो होगा तो लगभग आप 18,600 के आसपास वापस आ जाएंगे। ओके, 18,600। और अनुज जी, आपके जुबान से ये शब्द सुनते बड़ा अच्छा लग रहा है, 18,600। एंड इफ 42,000 टेकन, इट विल बी 44,000 एंड 45,000 ऑन द हायर साइड। नाइस। आपने HDFC ट्विंस पर अनुज जी बहुत कन्विक्शन जाहिर किया, बट इस बार की अर्निंग्स में विद इन बैंक्स, आई विल स्टे विद बैंक्स, अभी भी मैं बैंक्स तक ही रहूंगा। ये प्रश्न आपसे, SBI ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, आई मीन एक ज़माने में मात्र वो कॉन्फिडेंस HDFC में हुआ करता था, कोटेक में हुआ करता था, बट इस बार SBI ने ICICI बैंक वाला कॉन्फिडेंस दिखाया। लुक एट मिड कैप बैंकिंग एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू मिड PSU बैंक्स, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये चंक कैसा लग रहा है मैडम आपको इस वक्त? वीरेंद्र, पिछली बार भी हमने बात की थी तो मैंने मिड कैप बैंकिंग पे काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिया था। मुझे उस समय फेडरल बहुत अच्छा लग रहा था। फेडरल 108 से उस समय ऑलरेडी 117-18 था, और अब 135 पे भी आज एक 52 वीक हाई बनाया है। तो जहां तक कि बैंक्स का सवाल है, PSU में हमारा कवरेज कम है, लेकिन SBI पे डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू है। अगर आप टेक्निकली देखने जाएं तो आज जो एक फ्यूचर्स में एक 580 को अटेम्प्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से 577 कैश में है। तो ये आपको एक 625 630 दिखा सकता है, जो कि यहाँ से करीब 5% का एक मूव है। अगर आप देखें तो वो लगभग जो हम बैंक निफ्टी की भी बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर आप 41,400 के आसपास फ्यूचर्स में जो लेवल है, और 44 बात करते तो 6-7% का बनता है, तो वो आपको एक कलेक्टिव मूव दिखेगा। मुझे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में, क्योंकि ये लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे आपको डोमेस्टिक फ्लोज दिखेंगे, और वो डोमेस्टिक ट्रेडर मूव्स काफी स्ट्रांग हो सकते हैं मिड कैप PSU बैंक्स में भी। जहां तक कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोज आएंगे वो आपके ज्यादातर HDFC ट्विंस में आएंगे। तो ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से आपको करना है या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी करना है, तो PSU बैंक बीज इज अ गुड प्लेस टू गेट इनटू इट। एंड इवन द बैंक बीज इटसेल्फ जो अभी 415 416 के आसपास चल रहे हैं, वो भी एक गुड एवेन्यू है अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक बैंक के ऊपर कॉल नहीं लेना है। ओके, ये बैंक्स पर आप देखें बात पूरी हुई। अनुज जी, एक और स्पेस जिसने साल भर का पैसा मात्र 2 महीने में बना के दिया, इट्स सीमेंट। यहाँ पे लीडरशिप चेंज हुई, यहाँ पे M&A एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग हुई, उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, कुछ प्राइस हाइक के इंस्टेंसेस थे, लेकिन मोटे तौर पे जो पैसा साल भर में बनता है वो मात्र 2 महीने में मिल चुका था, अगर आप ट्रेडर हैं तो भी और इन्वेस्टर हैं तो भी। अभी सीमेंट में करना क्या चाहिए इस वक्त? कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में हैं, कुछ स्टॉक्स मिड ट्रेजेक्ट्री में हैं। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट पे आपका व्यू क्या है अनुज जी?
I may be wrong, but if I were to be holding cement, मैं यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करूंगी, बिकॉज अगर आप एक इन्फ्लेशनरी मार्केट में हैं, एंड हमने पिछली बार भी देखा था कि गवर्नमेंट हर कार्टेल मूवमेंट को तोड़ रहा है, तो सीमेंट के प्राइसेस यहाँ से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएंगे. इनफैक्ट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगले 6 महीने में कहीं ना कहीं प्राइस कार्टलाइजेशन को तोड़ा जाए. वॉल्यूम ग्रोथ, जब तक इंफ्रा का कोई बहुत बड़ा पिक नहीं होता है, दैट विल बी गुड. आप एक मूव देख चुके हैं, तो मेरा व्यू स्लाइटली डिफरेंट होगा दूसरों से कि मैं यहाँ पे सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग करूंगी. अगर मुझे probably moves देखने हैं तो in the infra side I think Larsen is a better play at about this 2000 levels or closer to 2000 levels. सीमेंट पे मैं यहाँ पे क्योंकि रिटर्न दे चुका है, प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता. ओके देखिए बैंक निफ्टी अब वो 41,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो देखते हैं अब वो कॉल राइटर का क्या हाल है. अभी भी वो बना हुआ है, ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा है क्योंकि वो भी करीब 150 रुपये का प्रीमियम है वहाँ पर. और निफ्टी भी 18,065, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव आप इस समय देख रहे हैं, और उसका रीज़न है HDFC बैंक अब टर्न हुआ है, वापस ग्रीन में आया है. और एक्सेस तो खैर सुबह से स्ट्रॉन्ग रहा ही है, लेकिन ये जो लास्ट का मूव है ये HDFC बैंक की वजह से आया है, जो नीचे के लेवल से घुमा है ये करीब 1.5%, और अब इस समय आ गया है अपने डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में. अनुज जी देखिए, बात हो चुकी है बैंक निफ्टी की ओवरऑल, लेकिन एक जो टियर 2 बैंक्स हैं, टियर 2 बैंक्स में हमने मैसिव एक्शन देखा है. फेडरल हो गया, सिटी यूनियन हो गया, या फिर PSU बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक, AU, इनमें कहीं आपकी नजर गई? देखिए, यहाँ पे वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे, तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि ये 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है, जहाँ पे भी ये 1.5 1.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है या बुक के आसपास है, चाहे वो PSU मिड कैप है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स है, एंड जहाँ पे रिजल्ट्स ठीक आए, जैसे हमने फेडरल का रिजल्ट देखा था, रिजल्ट बहुत अच्छा था. या अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से इवन द NBFCs आई वुड से, चाहे वो चोला है, थिंग्स लाइक दैट, जहाँ पे रिजल्ट स्लाइटली प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन से बिलो है, बट आई थिंक ये पूरे सेक्टर में हमको वो मूव दिखेगा. अगर आप मेरा एक पिक मांग रहे हैं तो वो शायद फेडरल बैंक होगा, बट मुझे वो पूरा PSU मिड कैप सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, चाहे हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, बट आई थिंक दैट विल बी अ प्लेस वेयर यू विल सी वेरी, जैसे सीमेंट ने हमको 2 महीने में रिटर्न दिए हैं, उस तरीके का व्यू आप मिड कैप PSUs में डेफिनेटली देख सकते हैं. दो सेगमेंट जहां पर अच्छा मूव देख रहे हैं हम, हालांकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं है अनु वहाँ पर ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर डिफेंस पर आपकी नज़र गई हो या फिर रेलवे स्टॉक्स पर आपकी नज़र गई हो और वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा हो आपको. देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से BL और HAL दोनों कहीं पे भी फिट नहीं होते हैं, बिकॉज सब कुछ डिस्काउंटेड है. तो अगर आप एक फंडामेंटल लेवल पे मुझसे पूछेंगे तो ना मुझे मैं कोई चीज बोल नहीं सकूंगी, लेकिन आप एक टेक्निकल लेवल पे पूछते हैं तो बोथ BEL एंड HIL both are showing a propensity to give you another 10 to 12% for sure. तो probably ट्रेडर के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है. एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या होगा कि किसको फाइनली ऑर्डर्स मिलेंगे, वो अभी तक कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है, एंड ट्रेडर ने हर चीज को चला दिया है. तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके आप कोई भी चीज लेंगे एज अ ट्रेडर, probably makes sense. बट अगर आप एक इन्वेस्टर के हिसाब से लेंगे, तो चाहे अगर आप मेरे को एक जबरदस्ती बोलेंगे तो मैं कहूंगी ठीक है, BL अच्छा लगता है 106 के ऊपर, बट क्या मैं अपना पैसा यहाँ डालना चाहूंगी? नहीं, मेरे ख्याल से सेफ पैसा बनने के लिए और काफी चीजें हैं. एक डार्ट इन द डार्क थ्रो करने की इस समय जरूरत नहीं है. ओके तो यहाँ पे अगर आप देखिए बैंक्स पे काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ, IT पे काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ. अब अनुज जी, इस बार आपको निफ्टी फार्मा पिछले कुछ सेशंस की स्ट्रेंथ के बाद कैसा लग रहा है? आई मीन निफ्टी फार्मा अगर देखूँ टेक्निकली इट्स 13,532, और वो जो करीब करीब सितंबर 2021 से लेकर जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी थी, आपने सडनली उसको बाइसेक्ट किया. यू आर ट्रेडिंग एट अबाउट 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज. आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लाइक सिप्ला है, आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लाइक सन फार्मा भी हैं, और अब बहुत वीक स्ट्रक्चर्स भी लोअर लेवल से एक पुल बैक दे रहे हैं. जस्ट फॉर इंस्टेंस लुपिन, ग्लेनमार्क कमिंग अबव 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज. आप फार्मा को कैसे अप्रोच कर रही हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है?
देखिए, जहाँ तक का जैसे मैंने आपको कहा कि सीमेंट के ऊपर जो हमने देखा है कि इंटरनेशनल प्राइस कंट्रोल आएगा। इंटरनेशनली जो मुझे डर लग रहा है कि फार्मा पे भी कुछ ना कुछ इस तरीके का होगा, बिकॉज़ अगर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएँगे, गवर्नमेंट को स्ट्रेस आएगा, तो जिस तरीके से प्राइसेज़ यूएस में हैं और वो हमने टैरो के रिजल्ट से भी देखा है कि कहीं न कहीं वो आएगा। तो अगर आपको फार्मा पे नज़र डालनी है, तो मेरे ख्याल से इंडिया स्पेसिफिक फार्मा पे ज़्यादा सेंस बनता है। तो सन अगर आप देखेंगे तो एक्सपोज़र दोनों तरफ है, फिर भी ठीक है। बट पिरामल का जो फार्मा पार्ट है जो ठीक लग रहा है, या फॉर दैट मैटर सिप्ला है या जेबी केमिकल है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको फोकस रखना चाहिए। ना केवल एक पुल बैक के लिए, बट एक 3 साल 4 साल के व्यू के हिसाब से कि ये सेक्टर एक करेक्टिव मोड में 5 आई थिंक 3-4 साल से ऑलरेडी रह चुका है, और शायद यहाँ से आपको स्टेडी गेन्स देगा। इट विल प्रोबेबली नॉट बी द आउट परफॉर्मर इन योर पोर्टफोलियो, बट इट विल बी द स्टेबिलिटी फैक्टर फ्रॉम हियर। सो मेरे ख्याल से आप रख सकते हो, बट मेरा फोकस शायद पूरा इस समय इंडिया फोकस फार्मा पे रहे। आपने समय निकाला हमारे लिए और बात की हमसे, उसके लिए धन्यवाद आपका। ये आईएफएल से अनु जैन, और 44,000 की तरफ बैंक निफ्टी जाने की तैयारी कर रहा है। अभी तो खैर इंट्राडे में 41,400। अब बात करते हैं एक आईपीओ की। स्नैक्स बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी बिकाजी फूड्स का आज से आईपीओ खुला है। इसका प्राइस बैंड है 285 से 300 रुपये। एंकर इन्वेस्टर्स से इन्होंने 262 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आईपीओ के बाद क्या है कंपनी के ग्रोथ प्लान्स, बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी दीपक अग्रवाल और सीएफओ ऋषभ जैन, दोनों हमारे स्टूडियो में। और अगर आप बीकानेरी भुजिया के बड़े फ़ैन हैं तो बिकाजी एक वो काफ़ी रिनाउंड नाम है, और सिर्फ बीकानेरी भुजिया नहीं, बाकी भी आलू भुजिया और बाकी काफ़ी अच्छे स्नैक्स, काफ़ी अच्छी इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। इनके पिछले 3 ईयर्स के अगर आप रेवेन्यूज़ देखेंगे, FY20 का रेवेन्यू 1075 करोड़ था, वो बढ़कर 1310 करोड़ हुआ FY21 में, और FY22 में जाकर पहुंचा 1610 करोड़ का। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 56 करोड़ का पैट 90 करोड़ हुआ इस, और पिछले साल हल्का सा शायद एक डिक्लाइन था, और कैश रिच कंपनी भी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसमें इन्होंने मूव दिखाया है। और भुजिया से 35% रेवेन्यू आता है इनका, नमकीन से 39%। थर्ड लार्जेस्ट एथनिक स्नैक्स कंपनी है ये इंडिया की, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बीकानेरी भुजिया की। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और नाम तो खैर आपका सबका काफ़ी फेमस है, और एक नॉर्मली कहते हैं कि जो चीज़ आप कंज्यूम करते हैं उसकी कंपनी में पैसा लाएं तो अच्छा आपका एक मूव बनता है। लेकिन दीपक जी, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। ये जो आपकी रेवेन्यू है, ये आप जो एक कैगर है, ये कंटिन्यू रहेगी यहाँ से, या जैसे बेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा तो कम होगा, लेकिन आपके फुल रेवेन्यू पोटेंशियल पे, गिवन इंडिया का मार्केट और गिवन जिस तरीके से एक एस्पिरेशनल कंजम्पशन बढ़ रही है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी देखते हैं आप? सर, लास्ट 3 to 5 ईयर्स जो हमारा हिस्टोरिकली जो ग्रोथ रेट रहा है और जो कैगर रेट रहा है, तो उस पर हम लोग सेम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उतना ही ग्रोथ रेट पे आगे चल के हम ग्रो करेंगे। ओके, तो कोई नंबर्स आपके माइंड में हैं अगले 2-3 साल के लिए? और सर, नंबर्स तो अभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, बट यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कैपेक्स हुआ है अभी और जो हमारी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम लोग अगले 3 से 4 साल में हम लोग बहुत कंफर्टेबली 3500 to 4000 देखते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि ये प्योर ओएफएस है? जी। और प्रमोटर का स्टेक 78% से 76% आ रहा है जी। तो ये पोस्ट इशू मार्केट कैप करीब 7,500 करोड़ होगा। तो $1 बिलियन प्लस आईपीओ कंपनी बनने की तैयारी है। तो ये आपने सिर्फ एक मार्केट में आने के लिए एक आईपीओ लाए हैं, क्योंकि या मतलब एक स्टॉक मार्केट में अच्छी तेज़ी है तो आप अपना एक वैल्यूएशन मैप करने के लिए लेकर आए हैं आईपीओ, ये ओएफएस? रीज़न क्या है इस आईपीओ के लाने का? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये थी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको हमें एग्जिट देना था, और साथ में ये था कि अगर अगले 5 साल बाद अगर आईपीओ लेके आना है तो आज क्यों नहीं। हाँ। तो आज लाने से हमको जो एक बेनिफिट मिलेगा, और अगले 10 साल के लिए वी कैन, हमारे पास विजुअलाइजेशन है कि हम लोग कैसे ग्रो करेंगे या कितना ग्रो कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने सोचा कि आईपीओ लाने का अभी सही समय अभी है।
नहीं, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रमोटर का भी स्टेक थोड़ा कम हो रहा है ना, 78 से 76 प्रमोटर स्टेक भी हो रहा है। हाँ, तो सर ये अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, मिलती है। बिल्कुल, हाँ, तो अगर आगे चल के कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उसको कवर करने के लिए अब थोड़ा सा स्टेक तो कम होता ही है। नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एक चीज़ साफ क्लियरली बोल देता हूँ कि ये और एक इतनी वेल्थ अगर आपने जनरेट की है तो ऑब्वियसली एक थोड़ा उसमें थोड़ा उसको एंजॉय करने में भी कोई बुराई नहीं है। ऋषभ जी, आप CFO हैं कंपनी के, तो ये बताइए कि ये जो मार्केट है इसमें किस तरीके के मार्जिन्स होते हैं इस बिजनेस में, और अभी जिस तरीके का फूड इन्फ्लेशन चल रहा है उससे क्या इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेस पर? सर देखिए, लास्ट 18 मंथ्स में बहुत मेजर इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है हर एक रॉ मटेरियल पे, भले एडिबल ऑयल हो, की पल्सेस हो, पेपर प्राइसेस हो। उसके बावजूद हमने FY21 में 11% का EBITDA किया था। FY22 जो टफेस्ट था सभी ब्रांड के लिए, उसमें हमने 8.8% का EBITDA किया था। Q1 जब उस दौरान फूड जो एडिबल ऑयल है वो पीक पे था अपने, उसमें भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन मेंटेन की है। हम लोगों ने क्लोज टू 7.4% का EBITDA मेंटेन किया है। Q2 से तो हमने वापस कूलिंग ऑफ देखा है हमारे सभी एडिबल ऑयल प्राइसेस में। इस साल क्रॉप ठीक है इंडिया की, कॉटन की क्रॉप ठीक है, तो हम लोग वापस कूलिंग ऑफ देख रहे हैं सभी की रॉ मटेरियल्स में, और मार्जिन वापस नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये 11% एक एवरेशन था, वहाँ जाना मुश्किल है? मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो लेकिन जा सकते हैं वहाँ पर 11%? हाँ, मतलब हम 11% करते हैं पहले भी। हाँ, हम 11 नहीं, क्योंकि 11% जाने के लिए या तो आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट को नीचे आना होगा या आपको अपनी प्राइसिंग बढ़ानी होगी। सो हम इस क्वार्टर में आप देखेंगे काफ़ी रॉ मटेरियल प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं। ओके, हाँ। इसमें प्राइसिंग पावर होती है आपके पास, ये कम होती है? हालांकि आपका ब्रांड नेम क्लियरली स्टैंड आउट करता है जी, लेकिन काफ़ी और ब्रांड्स भी हैं, काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं। तो और अलग अलग मार्केट में, जैसे यहाँ वेस्टर्न मार्केट में बालाजी करके जैसे उसका अच्छा एक पकड़ है, तो इसमें आपके पास प्राइसिंग पावर होती है या नहीं? देखिए सर, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो फैमिली पैक है। अच्छा। हमारे जो बिजनेस में 60% प्लस फैमिली पैक कंट्रीब्यूट करता है। हम हर घर का हिस्सा हैं। हम लोग घर में जाते हैं, हम लोग सिर्फ 5 रुपये 10 रुपये का पैक नहीं बेचते हैं। तो उसमें जो घर में लेके जाते हैं उसमें प्राइसिंग हम लोग लास्ट 2 साल में भी हम लोगों ने एक रीजनेबल प्राइस राइज की है, क्योंकि हम प्राइस इन्फ्लेशन बहुत हाई था, तो हमने बहुत अच्छे से पास ऑन किया है प्राइस अक्रॉस ऑल। और जैसे भुजिया है, भुजिया में हम नंबर 1 है भुजिया में। हम पापड़ है, हम नंबर 2 प्लेयर है इन पापड़, हैंडमेड पापड़। स्वीट्स में वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, हम सबसे बड़े हैं स्वीट्स में, वन ऑफ द लार्जेस्ट हैं हम लोग। तो ये 3 कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे हम लोग काफ़ी की एक्टिविटी करते हैं अक्रॉस प्राइसिंग में, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में काफ़ी काम करते हैं हम लोग। ओके, दीपक जी, इसमें इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन पर काफ़ी फोकस रहता होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसे संभालते हैं आप यहाँ पर? सर अभी राइट नाउ हमारे पास में टोटल 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है अक्रॉस इंडिया, और हमारे कुछ कोर मार्केट्स हैं जहाँ पे हम लोग लीडरशिप करते हैं, जैसे राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, असम, बिहार, पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा। तो ये कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जो हम लोग वहाँ पे लीड करते हैं। एंड कुछ अभी हम लोगों ने फोकस मार्केट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सबसे की रोल प्ले ज़रूर करता है, और चैनल्स को भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। पर हम लोग उसके आज के हिसाब से हमने अपना पूरा टेक्नोलॉजी के साथ, DMS के साथ में हम लोग इसमें ऑलरेडी एंटर्ड है। एक बस आपके जो IPO है उसमें जो एक रेड फ्लैग मुझे दिख रहा है, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं दीपक जी, आप या ऋषभ जी, आप दोनों में से जो भी क्लैरिफाई करना चाहिए। जो अनसिक्योर्ड डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी ग्रुप कंपनी में 117 करोड़ की, वो क्या है और उसका रीज़न क्या है? सो बेसिकली हम लोगों ने कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है। हनुमान एग्रो फूड करके कंपनी है। सो वो बेसिकली ग्रुप कंपनी है जहाँ पे बीका जी ने इन्वेस्ट किया है। वो जो कंपनी है वो बीकानेर के अंदर ही है, हमारे फैक्ट्री जो मदर यूनिट है उसके जस्ट बाजू में है। तो वंस वो एक बार हम इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कर देंगे, CCD एंड CCPS, वो बीका जी की सब्सिडरी बन जाएगी। हम लीगल अप्रूवल कुछ वेट कर रहे हैं, जैसे अप्रूवल आएगा विल कन्वर्ट दिस कंपनी, और दैट विल बिकम अवर 100% सब्सिडरी। 100% सब्सिडी कब तक होने का? सो हम लोग वेट कर रहे हैं लीगल अप्रूवल का। और इसका कोई वैल्यूएशन एक्सरसाइज वगैरह कुछ? सो ये सिर्फ प्लांट है। सो ये एक प्लांट है जिसके अंदर हम वेस्टर्न स्नैक्स और नमकीन्स बनाने वाले हैं। ओके, अच्छा, एक जो आपका मेन फोकस है वो राजस्थान, बिहार और असम, ये 3 स्टेट्स में 75% जी, 72%। 72%। तो
इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है जी। तो वो उस पे क्या प्लान है आपके? सर हम लोगों ने ये 3 स्टेट भी हमारे लास्ट 3 साल से 20 इतने हाई बेस पे 20% से ग्रो कर रहे हैं। और हमने 6 स्टेट आइडेंटिफाई किए हैं, 4 नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ साइड एंड 2 साउथ में। नॉर्थ में हमने यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये 4 स्टेट आइडेंटिफाई किए जहाँ पे हम मेजर फोकस कर रहे हैं। और 2 साउथ में कर्नाटक एंड तेलंगाना। ये 6 स्टेट में भी हम पिछले 3 साल से 35% प्लस से ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये जो सेवरीज और स्वीट्स का मार्केट है, ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है और अभी हम लोग बहुत छोटे हैं और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इसके अंदर। हमें बस हमने प्लांट लगाए हर पार्ट ऑफ इंडिया में। जैसे हम पहले से बीकानेर में थे, अब हमने हमारे सभी कोर मार्केट जैसे राजस्थान, आसाम, बिहार, तीनों स्टेट में प्लांट लगाए हैं। हमने यूपी में एक CMU स्टार्ट किया है। साउथ में हमने एक प्लांट एक्वायर किया था लास्ट ईयर। तो हमने सभी फोकस स्टेट कवर किए हैं जहाँ पे हम प्रॉपर सर्विस दे पाएँ और हम क्वालिटी को मेंटेन कर पाएँ। आप लोग अपने प्रोडक्ट्स खुद यूज़ नहीं करते हैं क्या? आप दोनों काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं मुझे, मतलब एकदम हेल्थ पे काफ़ी फोकस। ये सेवरी स्वीट्स ये सब सुन के थोड़ा सा एक हेल्थ का इशू लगता है कि कहीं ज़्यादा इनको कंज्यूम करेंगे तो थोड़ा सा एक होता है ना कि एक हेल्थ पे फोकस आएगा। लेकिन आप दोनों काफ़ी हेल्दी लग रहे हैं मुझे, तो मतलब आप खुद थोड़ा कम कंज्यूम करते हैं क्या इन प्रोडक्ट्स को? नहीं सर, हम तो डेली खाते हैं, सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते हैं हम लोग। अपना प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं और हमारे पास में सभी तरह की रेंजेस हैं। जैसे अगर आप हमारा प्रोडक्ट बास्केट देखेंगे तो 250 वैरायटीज़ है, जिसमें हम लोग साउथ इंडियन रेंज भी कवर करते हैं। जैसे मद्रासी मिक्सचर है, बेंगलोरी मिक्सचर है या मोरक्को चकौली है। उसी तरह से हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के कुछ आइटम्स हैं हमारे पास, झालमुड़ी, कलकत्ता चनाचूर, गुजराती मिक्सचर है, इंदौरी मिक्सचर है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बास्केट है वो बहुत बड़ा है। आज की डेट में हम लोग, अगर आप पापड़ की बात करेंगे, स्वीट्स की बात करेंगे, तो हमारी खुद की एक अपनी एक्सपर्टाइज़ है और जिसमें हम लोग आखिरी 50 साल से हम ये लीगेसी कर रहे हैं। और ये एक स्किल बेस्ड है, अभी भी मैनुअल प्रोसेस है, तो इसमें एक एक्सपीरियंस चाहिए जो हमारी कंपनीज़ के पास में है। चलिए, मैं एक्चुअली हल्दीराम्स के स्नैक्स कंज्यूम करता हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही लाइट वे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। सर, तो यहाँ पे एक और बात, आने वाले समय में जिस तरह से मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर जो चेंज हो रहा है, तो हम भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली रोस्टेड नमकीन भी इंट्रोड्यूस किया है, कुछ हेल्दी बेस्ड प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किया है। तो जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है उस तरह से हम लोग भी अपना आप को चेंज कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा इसमें इस चीज़ पे ध्यान देना कि हेल्थ पर और रोस्टेड फूड्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दीपक जी, ऋषभ जी, आपका IPO खुला है, आपको बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए। और काफ़ी मार्केट में इसको लेके ऑलरेडी ट्रैक्शन है और ये IPO काफ़ी अच्छा करना चाहिए, ये उम्मीद है। लेकिन आप दोनों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए, ये बीका जी की मैनेजमेंट। अब एक बार जरा मार्केट पर नजर रख लेते हैं। निफ्टी शानदार तेजी, 18,100 और बैंक निफ्टी अब देखिए 41,400 भी क्रॉस कर रहा है, 257 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है। और मिड कैप इंडेक्स में भी ज़बरदस्त तेजी, 0.5% का मूव मिड कैप इंडेक्स में। 2-3 स्टॉक्स पर नजर रखते हैं, ITC, SBI लाइफ और अब इन्फोसिस भी डे हाई पर आ गया है, ICICI बैंक डे हाई पर है। सारे के सारे स्टॉक्स ज़बरदस्त तेजी। और आज सुबह का जो सेटअप था एग्जैक्टली पूरा का पूरा सटीक पड़ता हुआ। और अगर आपने सुबह CNBC आवाज़ को सुना होगा तो आज आपने अच्छा पैसा मार्केट में बनाया होगा। बैंक निफ्टी अब करीब करीब 257 पॉइंट ऊपर है। 2-3 स्टॉक और देख लेते हैं। फेडरल बैंक, कैनफिन होम्स, वेदांता, ये सब के सब स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कॉनकोर, ABB इंडिया, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप इस समय एक अच्छा आप ट्रैक्शन देख रहे हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं, अब नीरज जी के पास चलते हैं और ट्रेडर्स हॉटलाइन स्टार्ट करते हैं। नीरज जी, ओवर टू यू। अनुज, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ना कि मार्केट रिकवर कर जाएगा, बिल्कुल वैसा ही रिकवर किया मार्केट। और भले ही अमेरिका में कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे यहाँ मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी। बैंक निफ्टी देखिए 250 पॉइंट ऊपर है, तो एक शानदार रिकवरी के बाद आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।